एक्सपेंडिचर मेथड को हम कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि खर्चा किस पे किया जाता है, एक्सपेंडिचर किस पे किया जाता है, कंजप्शन पर किया जाता है और इन्वेस्टमेंट पर, इसलिए इसको कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड बोलते हैं। ठीक है, इस पूरे को एक्सपेंडिचर मेथड बोलते हैं, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड को। ठीक है, ये ऐसे अलग अलग नहीं है, कंजप्शन मेथड अलग और इन्वेस्टमेंट मेथड अलग, इकट्ठा है ये। और इसके अलावा हम इसको बोल सकते हैं इनकम डिस्पोजल मेथड। इनकम डिस्पोजल मेथड का क्या मतलब है? इनकम को डिस्पोज करना, मतलब इनकम को लगाना, खर्च करना, तो इसको भी हम एक्सपेंडिचर मेथड बोलते हैं। उसके बाद है कि एक्सपेंडिचर मेथड में हम कैसे नेशनल इनकम को मेज़र करते हैं। नेशनल इनकम को हम कैसे मेज़र करेंगे? जितने भी कंट्री में एक अकाउंटिंग ईयर में फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस की जाती हैं, उनको परचेज़ करने पर जितना भी खर्चा होता है, उसको हम मेज़र करते हैं नेशनल इनकम की टर्म्स में। ठीक है, उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। फाइनल एक्सपेंडिचर को कैसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं, किन किन चीज़ों पर फाइनल एक्सपेंडिचर किया जाता है, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपको बताया नोट्स में, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। हम जैसे जो लोग होते हैं हाउस होल्ड सिंपल प्राइवेट लोग, हम क्या करते हैं, कंजप्शन पे खर्चा करते हैं। ठीक है, तो हम किन किन चीज़ों की कंजप्शन कर सकते हैं? कंज्यूमर सर्विसेज की हम कर सकते हैं कंजप्शन, या फिर नॉन ड्यूरेबल गुड्स को भी कंज्यूमर कंज्यूम करता है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन सी होती हैं? फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था, सिंगल यूज़ गुड्स जो होती हैं, मिल्क, बटर एक्सेट्रा। और कंज्यूमर कंज्यूम करता है ड्यूरेबल गुड्स को भी। ड्यूरेबल गुड्स कौन सी होती हैं? जो काफ़ी ज़्यादा टाइम तक चलती हैं, मोर देन 1 ईयर तक, जैसे फर्नीचर हो गया। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पर खर्चा किया जाता है, इसको हम बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये फाइनल एक्सपेंडिचर का पार्ट है, इसको हम सी से डिनोट करते हैं क्योंकि ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर है। उसके बाद है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये गवर्नमेंट कर रही है तो इसको हम जी से डिनोट करेंगे। अब गवर्नमेंट भी कंजप्शन के लिए खर्चा करती है, वो कैसे? जैसे मान लो स्कूल्स में मिड डे मील स्कीम चलाई होती है गवर्नमेंट ने, उस पर जो खर्चा होता है वो गवर्नमेंट का फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है। या फिर अपनी आर्मी की फोर्सेस को खाना वगैरह जो खिलाना होता है, वो सब कुछ उनके लिए जो भी कंजप्शन करती है, वो सारा भी इसी के अंडर ही आएगा, गवर्नमेंट के फाइनल कंजप्शन के अंडर। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को हम आई से डिनोट करेंगे। इन्वेस्टमेंट अब दो तरह की हो सकती है, एक तो है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक होती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ये भी मैं आपको समझा चुकी हूँ फर्स्ट चैप्टर में। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कौन कौन कर सकते हैं? बिजनेसमैन कर सकते हैं। ठीक है, बिजनेसमैन क्यों करेंगे? बिजनेस में उन्होंने जैसे प्लांट एंड मशीनरी बिजनेस के लिए खरीदी या ऐसा कुछ लैंड खरीदी। उसके बाद है हाउस होल्ड लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम लोग किस में इन्वेस्टमेंट करते हैं? जैसे मान लो कि हाउस कंस्ट्रक्ट किया किसी ने, तो उसमें भी पैसा लगा ना, इन्वेस्टमेंट हुई है उसमें भी। उसके बाद है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट भी करती है, जैसे गवर्नमेंट रोड्स बनवाती है, डैम्स कंस्ट्रक्ट करवाती है, फैक्ट्रीज़ बनवाती है, इंडस्ट्रीज़ जो गवर्नमेंट के अंडर होती हैं। तो ये 3 तरह की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होगी, एक बिजनेसमैन करते हैं, एक हाउस होल्ड करते हैं और एक गवर्नमेंट करती है। उसके बाद है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हम किसको बोलते हैं? चेंज इन स्टॉक को। इन्वेंट्री में बोलते हैं माल डाला होता है, जो स्टॉक डाला होता है। ठीक है, शॉप्स में या फैक्ट्रीज़ में, गोडाउंस में। तो अब ये कैसे निकलता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, कि हमने इन्वेंट्री में कितना इन्वेस्ट किया है, साल के एंड में जो स्टॉक बचता है उसमें से हमने साल के स्टार्टिंग में जो स्टॉक होता है उसको माइनस कर देना है। मतलब डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ईयर एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ ईयर, तो वो अपना आ जाएगा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। उसके बाद फोर्थ कंपोनेंट है इसका नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकलता है? एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स को माइनस कर देंगे तो नेट एक्सपोर्ट्स निकल जाएगा। ठीक है, एक्स से हम एक्सपोर्ट्स को शो करते हैं, एम से इंपोर्ट को करते हैं। ओके, अगर तो नेट एक्सपोर्ट्स है वो तो अपने लिए फेवरेबल है, वो तो प्लस हो जाएगा जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। और नेट इंपोर्ट्स अगर है, इंपोर्ट्स अपने लिए अनफेवरेबल होता है। एक्सपोर्ट का मतलब हमारी कंट्री से सामान बाहर गया है तो उससे बाहर वाली करेंसी अपनी कंट्री में आएगी, इसलिए वो फेवरेबल है। इंपोर्ट्स अनफेवरेबल इसलिए होते हैं, इंपोर्ट का मतलब हमने बाहर वाली कंट्री से अपनी कंट्री में सामान मंगवाया है, तो हमारी कंट्री से पैसा इंपोर्ट्स के थ्रू बाहर जाता है, इसलिए वो अनफेवरेबल होता है। तो ये 4 कंपोनेंट्स थे फाइनल एक्सपेंडिचर के।
इनका यूज़ जब आप न्यूमेरिकल करोगे तब होगा। और इसमें इन्होंने लिखा है कि जैसे मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट मेथड में जब हम वैल्यू एडिशन निकालते थे सबसे पहले फॉर्मूला लगा के, जो मैंने आपको बताया था कि वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हम माइनस करते थे ना इंटरमीडिएट कंजप्शन को, तो वो जीडीपी एट एमपी आता था। और ऐसे ही जब एक्सपेंडिचर मेथड में हम इन सारे एक्सपेंडिचर्स को करेंगे इकट्ठा, इनको प्लस करेंगे तो अपना आ जाएगा जीडीपी एट एमपी। ठीक है, क्योंकि ये सारा जो एक्सपेंडिचर है ये डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज के लिए है। अगर हमें नेशनल निकालनी है तो उसके बाद डोमेस्टिक से नेशनल पर कैसे जाते हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। ग्रोस से नेट पर कैसे जाना है वो सारा कुछ आपको पहले एक्सप्लेन किया जा चुका है। तो ये था आपका एक्सपेंडिचर मेथड। उसके बाद है प्रिकॉशंस रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर मेथड। जब हम एक्सपेंडिचर मेथड को यूज़ करेंगे तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी। ये भी पहले वाले दोनों मेथड्स की प्रिकॉशन से मिलती जुलती हैं। इसमें क्या है, सिर्फ हमने फाइनल एक्सपेंडिचर लेना है। कोई भी इंटरमीडिएट गुड्स पर जो एक्सपेंडिचर हो रहा है या सर्विसेज पर उसको हमने अवॉइड करना है। क्यों करना है? टू अवॉइड द एरर ऑफ डबल काउंटिंग, ताकि डबल काउंटिंग वाला एरर ना हो जाए यहाँ पर। उसके बाद है सेकेंड हैंड गुड्स का एक्सपेंडिचर नहीं हमने इंक्लूड करना, क्योंकि जब उन्हें फर्स्ट हैंड थी जब वो, तभी उनका एक्सपेंडिचर इंक्लूड हो चुका है इकोनॉमी में। उसके बाद है शेयर्स और बॉन्ड्स वगैरह जो होते हैं, बॉन्ड्स लाइक डिबेंचर्स, तो इन पे जो खर्चा होता है, एक्सपेंसेस होते हैं, उसको भी हमने इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि ये सिर्फ एक पेपर क्लेम होते हैं। ठीक है, पेपर डॉक्यूमेंट होता है, ये सिर्फ कोई गुड या सर्विस नहीं होती है, इससे कोई वैल्यू एडिशन नहीं होती इकोनॉमी में। उसके बाद है जो ट्रांसफ़र पेमेंट्स हैं उनके ऊपर जो खर्चा किया जा रहा है वो नहीं हमने लेना, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना ट्रांसफ़र पेमेंट्स वन साइडेड होते हैं और वन साइडेड वालों को हमने इंक्लूड नहीं करना जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके बाद है इम्प्यूटेड वैल्यू। इम्प्यूटेड वैल्यू का मतलब एस्टिमेटेड वैल्यू, अंदाज़ा लगाया जिस वैल्यू का हमने, तो वो वाली गुड्स जो प्रोड्यूस की गई हैं प्रोड्यूसर के द्वारा सेल्फ कंजप्शन के लिए, उनकी एस्टिमेटेड वैल्यू को भी हमने लेना है। और ओनर का खुद का जो घर है उसकी एस्टिमेटेड रेंटल वैल्यू कितनी होगी उसको भी हमने लेना है, क्योंकि वो भी तो इकोनॉमी का ही पार्ट है ना, तो इनको भी हमने इंक्लूड करना है। ये प्रिकॉशंस थी और आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है जब एक्सपेंडिचर मेथड की न्यूमेरिकल करोगे। ये जो मैंने आपको कंपोनेंट्स बताए फाइनल एक्सपेंडिचर के, इन सबको ऐड करना है आपने। जैसे प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, जो भी मैंने आपको बताया, नेट एक्सपोर्ट्स, इन सबको आपने प्लस करना है, तो आपकी डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी ग्रोस वाली एट मार्केट प्राइस। उसके बाद अगर फैक्टर कॉस्ट पे आपको निकालने के लिए बोला हुआ है क्वेश्चन में, वो आप कर सकते हो अकॉर्डिंगली, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ।